मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर आपकी स्क्रीन के नीचे भी आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स देते जाएँ। पहली न्यूज़ तो ये है कि जैसे आपको पता है कि 31 अगस्त तक जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए थे, होम ऑफिस ने उनको एक्सटेंशन दे दी थी। अगर अभी भी आप वापस नहीं जा सकते कोई वजह से कि आपको फ़्लाइट्स नहीं मिल रहे हैं या आपकी कोई प्रॉब्लम है, बेस्ट चीज़ होगी कि आप जल्दी से होम ऑफिस को ईमेल कर दें और उनको आपके सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन कर दें और उनको रिक्वेस्ट कर दें कि आपको वो एक्सटेंशन दे दें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 31 अगस्त 2020 इज़ द डेडलाइन। जो दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था वो थी बायोमेट्रिक्स के हवाले के जिन लोगों ने एप्लीकेशंस सबमिट की हुई हैं उनको अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली कि वो अपने बायोमेट्रिक्स कर सके और अपने डॉक्यूमेंट्स वो जमा कर लें। अगेन होम ऑफिस ने अनाउंस किया हुआ है कि उन्होंने एक IDV ऐप लॉन्च की हुई है। नाज़रीन, अभी एक कॉल आ रही है, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हमारे पहले कॉल की तरफ और उसके बाद हमारी बातचीत चलती रहेगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वजन मुझे एक सवाल पूछना है। जी जी पूछें। मुझे 2009 में मैं यहाँ पर आया था और 2011 में मेरे डैडी ने एक्चुअली बुलाया था मेरे यहाँ पे, और 2011 में मुझे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन UK मिल गया था। ठीक है। और मुझे ना मैंने कुछ लेजी हो गया तो मैंने अपना नेशनैलिटी अप्लाई नहीं, लेकिन 2017 में मुझे 6 पॉइंट लगे थे ओवर स्पीड, यानी कि एक टाइम में 3 पॉइंट ओवर स्पीडिंग 52 माइल्स एन आवर, देन ऑन 50 एंड सेकंड टाइम 30 जोन। जी जी। मैं 32 माइल्स पर आवर में मैं चला रहा था। मेरे अब जो पॉइंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपायर हो चुके हैं, 3 लास्ट जनवरी में और ये 3 है सितंबर में। जी जी। तो क्या मैं अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, मैं समझ गया। और कोई सवाल आपका? और ये पूछना था कि मैंने किसी से पता करवाया तो वो कह रहे थे कि लाइसेंस की जो पॉइंट है ना वो दे हैव टू रिमूव फ्रॉम द DVLA, देन यू कैन अप्लाई फॉर योर नेशनैलिटी। ठीक है। तो आप प्लीज़ ये मुझे बता दें। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अमूमन अगर आपको पॉइंट्स लगते हैं ऑन अ ड्राइविंग लाइसेंस, ये कोई वजह नहीं होती कि आपकी नेशनलिटी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर दे। लेकिन आपने मेक श्योर करना होता है कि जब भी आप अप्लाई करें, फ़र्ज़ करें आप आज अप्लाई करते हैं या 1 साल बाद अप्लाई करते हैं, आपने डिक्लेयर करना होता है लाज़मन। चाहे वो आपके DVLA से उन्होंने निकाल दिया है, यू मस्ट डिक्लेयर इट कि आपको 2 फ़ाइन्स या 2 पेनल्टीज़ आपको मिली थी फ़लाँ फ़लाँ तारीख को। वो अगर आप डिक्लेयर कर दें, मुझे उम्मीद है कि फिर भी आपको वो ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो। जी कौन? हेलो, यू लाइव ऑन एयर। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना था, एक्चुअली मैं यहाँ पे स्पाउस वीज़े पर हूँ। जी जी। तो मुझे तकरीबन 8 मंथ हो गए हैं। तो मेरे जो पीछे पाकिस्तान में मेरी पहली वाइफ में बच्चे हैं 5 ठीक है। बच्चे मेरे, तो उनको अप्लाई करने के लिए क्या पड़ेगा? ठीक है, अभी आप स्पाउस वीज़े पर हैं? जी जी, मैं अभी स्पाउस वीज़े पर हूँ। यहाँ पर मेरी अभी वही वाइफ जो यहाँ पर है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आप या आपकी जो सेकंड वाइफ है स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आपके जो बच्चे हैं पाकिस्तान में, स्पॉन्सर आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको साबित करना होगा कि आप उनका जो ख़र्चा है वो आप उठा सकते हैं और आप उनको रिहाइश दे सकते हैं। उसको कहते हैं मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी मेरे ख़्याल में, और वो है कि होम ऑफिस की आर्ग्यूमेंट ये होगी कि बच्चे
चलो आपके हैं और आप यहाँ यूके में रह रहे हैं विद योर सेकंड वाइफ, लेकिन उनकी जो देखभाल है वो हो रही है उनके मदर के साथ जो है पाकिस्तान में, और इस वजह से वो रिफ्यूज़ कर देंगे। या तो आप सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी साबित कर सकते हैं कि जो उनकी जो मदर है वो उनकी देखभाल अब नहीं कर रही, और आप सारे जो डिसीजंस हैं उनके पढ़ाई के, उनके रिहाइश के और खाने पीने के सब जो फैसले हैं अहम उनकी ज़िंदगी के आप उठा रहे हैं, फिर शायद इसमें बात बन सकती है। लेकिन फिर भी काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि होम ऑफिस ये आर्ग्यूमेंट को मानेगी नहीं कि वो कहेंगे कि पहले जब आप पाकिस्तान रहते थे वो अपने मदर के साथ रह रहे थे, और जैसे ही आप आए हैं यूके अब वो मदर उनकी गायब हो गई है, और अब हम नहीं मानते कि ये जो आप बता रहे हैं सही है, और इस वजह से भी वो शायद रिफ्यूज़ करते। इसलिए मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि अगर आप सोच रहे हैं अपने बच्चों को स्पॉन्सर करने के लिए, एक सॉलिसिटर को मिल लें और उनसे एडवाइस ले लें और फिर ही जाके ये कदम उठाएं, क्योंकि अगर आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं ये पूछना था कि हमारे अबू साहब की नेशनलिटी थी ना, तो हम 2 बहन भाई इधर आए हैं। जी जी। तो हमारे 3 बहन भाई जो है ना पाकिस्तान है। तो जो हमसे बड़ा मुझसे हम अगर पेपर नेशनलिटी के पेपर हैं हमारे पास अबू की नेशनलिटी की, उनके ऊपर अगर हम करें भाई का तो वो का। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपके अब्बू के पास नेशनलिटी थी जब आपके बड़े भाई पैदा हुए थे, फिर आपके भाई को नेशनलिटी मिल सकती है, जिसको कहते हैं ब्रिटिश बाय डिसेंट। लेकिन अगर आपके भाई पैदा हुए थे आपके वालिद साहब को नेशनलिटी मिलने के पहले, फिर वो हकदार नहीं होते आपके भाई नेशनलिटी के लिए। इसलिए आपने मेक श्योर करना होगा कि आपके जो अब्बू हैं उनको नेशनलिटी कब मिली थी, और फिर ही जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो। हेलो, यू लाइव ऑन है। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे सवाल पूछना तो एक, मैंने 20 साल मई को हो गया मेरे इधर। जी जी। तो मैंने होम ऑफिस से कांटेक्ट किया, मुझे बुलाया उन्होंने कि बायोलॉजिकल वो आइज के लिए 12 को आए। ये ठीक है ये नहीं? सॉरी, उन्होंने आपको क्या कहा था? सॉरी। वो आंखों का नहीं होता बायोलॉजिकल पिक्चर के लिए? जी जी, बायोमेट्रिक्स के लिए। जी जी जी, वो जाना ठीक है? जी ठीक है। और कोई सवाल आपका? नहीं, ये सवाल के मैंने 20 साल का यानी कि वेस्टेबल का है, तो उसको ये सही है मेरे लिए ये जो बुलाया है? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, मेरे ख्याल में ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर उन्होंने आपको बुलाया बायोमेट्रिक्स के लिए, इसका ये मतलब है कि या तो वो आपका केस कंसिडर करना शुरू कर लें या वो आपको वीज़ा देने वाले हैं। मोस्ट लाइकली यही होगा कि वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे जैसे ही आपके फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो, हाय सर। हाँ, यू लाइव ऑन है। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਬੇਬੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਬੇਬੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਜਾਊਗੀ ਜੀ? ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੈ
ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲ ਸ਼ੀਲਸ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ P60s ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ B1 ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਔਰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ ਯੂਕੇ ਟੈਸਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ कर देंगे। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। और नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। हाँ सर, मैं डरबी तो बोल रही हूँ। जी जी। हाँ जी सर, मेरे 15 महीने हो गए इस कंट्री से आए हूँ। मैं इंडिया तो आई थी। जी जी। मेरे एक बेबी है 1 ईयर का। हाँ जी। ਹੁਣ ਮੈਂ A1-2 ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੈਸਟ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਤੇ? ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ A2 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ। A2 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਇਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 18,600 ਉਹ ਵੀ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੋਰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। और नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो Hello, you're live on air. Yeah, I wanted to ask a question. Basically, I applied for my spouse extension visa. Okay. And it's been over 3 months. Right. And plus the biometric appointment. You know how you normally take photo? I still haven't got the appointment for that. Do you know how long the wait is? That's a very good question. Your guess is as good as mine. Essentially, what the Home Office have said is, firstly, anyone that submitted their application before the expiry of their leave will carry on. So that's the first thing. You've got nothing to worry about. Your leave is carrying on. With regards to the second question, that when will they invite you for a biometrics appointment, what the Home Office are doing is they're either contacting people by email by saying now you can book an appointment, and there's still quite a backlog. So people who applied in March and April, they still haven't received their appointments. So nothing to worry about, given that you're still waiting for 3 months. And what they've said recently in the last couple of weeks is the Home Office have said that they're launching an app whereby they will give clients, customers access to that app to take their biometrics on the phone. So you'll just take a picture and you'll upload your documents via the app, and there'll be no need for you to go to the service center. So it's just a case of waiting. But as I said previously, there's no need to panic. I'm certain that they will issue your visa very soon. Thank you very much for your Okay, call. so the app isn't launched yet. The app's been launched, and what the Sopra, the company that's running it, what they've said is we're inviting 4,000 people per day to use the app. But still, given that there's a huge backlog, there's thousands of people still like yourself waiting. I've got a number of clients myself who still haven't received access to the app or haven't been called for a biometric appointment in the centres, and they submitted their applications in March and April. So my advice to you is don't worry. Eventually your number will come and they will invite you. नाजरीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, आप मुझे मिल भी सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँ, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं आपको मज़ीद अपडेट्स देता रहता हूँ। नाजरीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 075 01 01 01 01। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे मैं कॉलर को एक्सप्लेन कर रहा था ब्रेक से पहले और एट स्टार्ट ऑफ द शो कि अभी भी काफ़ी बैकलॉग चल रही है बायोमेट्रिक्स देने में। बेशुमार क्लाइंट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस सबमिट की थी मार्च में, अप्रैल में, मई में, और अभी तक उनको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट नहीं मिली और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक जमा नहीं कराए। जैसे मैंने लास्ट वीक भी अर्ज़ किया था कि होम ऑफिस ने ऐलान किया है कि अगस्त में उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है IDV ऐप। उसके ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और आपने अपनी फ़ोटो खींचनी है और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सेंटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी भी इस ऐप को होम ऑफिस इन्विटेशन बेस के ऊपर एक्सेस दे रही है क्लाइंट्स को। होम ऑफिस ने ये बताया है कि एवरी डे 4000 लोगों को वो एक्सेस दे रही है इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए। अगर अभी आपकी बारी नहीं आई, कोई परेशान होने की बात नहीं। उम्मीद है कि अनदर 1 मंथ या 6 वीक्स में आपकी भी बारी आ जाएगी और आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ अपलोड कर लेंगे और उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो डिसीजन आपके एप्लीकेशन का दे देंगे। नाजरीन बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था, मैं आयरिश नेशनल हूँ और मेरी मदर इन लॉ मुझे विजिट कर रही हैं यूके में। क्या मैं उनके लिए EEA फैमिली रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए होंगे अगर उनके लिए अप्लाई किया? आप उनके लिए इन कंट्री अप्लाई करना चाहते हैं या एज अ फैमिली परमिट कि वो वापस जाके एंट्री क्लियरेंस के लिए थ्रू अप्लाई करें? नहीं, यहाँ पे वो होता है ना EEA, क्या कहते हैं, 5 साल का जो जी परमिट मिल जाता है। लेकिन आप उनके लिए इन कंट्री अप्लाई करना चाहते हैं कि वो अभी आपके साथ रह रहे हैं और आप उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, करेक्ट? पर वो विजिट वीजे पे हैं तो मुझे पता नहीं है कि अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपकी मदर के पास अभी 2 ऑप्शंस हैं क्योंकि अभी जैसे एट द स्टार्ट ऑफ द शो मैंने एक्सप्लेन किया था कि होम ऑफिस ने एक कंसेशन दी हुई है कि जो एप्लीकेशंस आपको अमूमन अप्लाई करने पड़ते थे आउट कंट्री, आप उनको इन कंट्री अप्लाई कर सकते हैं। एक अभी 31 अगस्त तक होम ऑफिस ने एक कंसेशन दी हुई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फिर मदर आउट कंट्री के वो वापस जाती हैं और आप उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, मेनली आपको साबित करना होगा रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट कि वो आपकी मदर हैं, दूसरा कि आप यूके में ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, और तीसरा कि आपकी मदर आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये 3 चीज़ें आप साबित कर देते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके मदर को वो फैमिली परमिट या रेजिडेंस कार्ड इशू कर देंगे। अगर आप इन कंट्री अप्लाई करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी अम्मी वापस ना जाए, वो भी आप कर सकते हैं। अगेन वही रिक्वायरमेंट्स आपको प्रूव करनी होगी, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपकी अम्मी आपके ऊपर अभी डिपेंडेंट नहीं थी, फॉर एग्जांपल 2-3 मंथ्स अगो, और आप पैसे नहीं भेज रहे थे उनको, फिर बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप उनको वापस भेज दें, डिपेंडेंसी दिखानी शुरू कर दें और फिर अप्लाई कर लें। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आप इन कंट्रियों के लिए अप्लाई करते हैं और उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, फिर हो सकता है कि आपकी मदर यहाँ फंस जाए और होम ऑफिस बार बार उनकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करते रहे। सो इसलिए अगेन आप बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप अपने सोलिसिटर को मिल लें और उनके साथ डिस्कस कर लें कि कौन सी ऑप्शन आपके मिल के लिए बेहतर होगी, वो आपके लिए अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, you're live on air. Yes, yeah. I had a quick question, please. We are 2 sisters. One lives in Germany, and I am the other one. And I've got a passport, and I wanted to bring my parents. They're elderly. So, do you think it's worth applying? Because none of us live in our country of origin now. What nationality do you have? Indian. Indian. And you're living in the UK on what basis?
I've got a British passport. Okay, and who has a European passport? You said someone has a German passport, sorry. Sorry, and my sister, she's got a German passport. And where does she live? She lives in Germany. Yeah. She lives in Germany. Okay, I understand. Thank you very much for your call. I'll give the answer. You yourself could sponsor your mother. However, the threshold for a British national to sponsor their parents is quite high. You've got to show that your parents struggle to do everyday tasks such as eating, cooking, and they can't look after themselves, either because there's no one there in India to look after them, or the care that in India is available is not affordable. And it's quite a high threshold, very difficult to prove, quite costly, and can take a long time for the case to be considered, given that most cases are decided on appeal. An alternative option for you would be if your sister, who is a German national, if she was to come to the UK and exercise treaty rights for, say, a minimum of 3 months, and if she was to sponsor her parents, there's a very high chance your parents' application will be allowed. Because as a European national, your sister has to just show that your parents are dependent on her. So if your sister, who's a German national, can, for example, prove that by ways of sending money to them for a few months, and then your parents apply, it's more likely than not that your parents' application will be granted. I hope that answers your question. Thank you very much for your call. नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो. हाय, गुड इवनिंग कामरान. जी सर. हेलो. हेलो जी, फरमाइए. जी, अभी क्वेश्चन है मेरा कि मेरा वाइफ और मेरा छोटा बच्चा, इट्स 1.5 years old बेबी. जी जी. एक्चुअली वो लास्ट अगस्त में इंडिया चले गए थे. टिल नाउ दे आर दिल्ली, क्योंकि वो कोविड की वजह से फ्लाई नहीं कर पा रहे इंडिया से. ठीक है. नेक्स्ट ईयर जब मैं उनके लिए ILR अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं एज ए डिपेंडेंट? लेकिन वो कब वापस गए थे? सॉरी. वो वापस कब गए थे इंडिया? इंडिया गए थे अगस्त 2019 वो गए थे, और अभी तक नहीं लौट पाए हैं क्योंकि बिकॉज कोविड एंड ऑल दिस थिंग्स. फरवरी. ठीक है. That's an interesting one. वो कौन से वीज़े पर वो आए थे? वो मेरे से डिपेंडेंट टायर टू जनरल, आई एम टायर टू जनरल में अभी हूँ. ठीक है. वो भी टायर टू जनरल में ही आए थे. ठीक है, मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. अब यहाँ बेस्ट चीज़ ये होगी कि जब आपके जो वाइफ है और चाइल्ड, जब वो यूके दोबारा एंटर हो जाते हैं और जब वो टाइम आता है उनका अप्लाई करने के लिए इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, वहाँ वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा ये एब्सेंस यूके से इतने दिनों का था क्योंकि कोविड-19 की वजह से, और हमें आप पेनलाइज मत करें. अगर आप ये सही तरह एक्सप्लेन कर देते हैं, मुझे उम्मीद है कि होम ऑफिस आपकी वाइफ को और बच्ची को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट कर देंगे, क्योंकि होम ऑफिस ने ऐलान किया था एट द स्टार्ट ऑफ कोविड-19 इन अप्रैल कि हम कोई शख्स को पेनलाइज नहीं करेंगे अगर कोविड-19 की वजह से उनकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है. सो फॉर एग्जांपल, आप कोविड-19 की वजह से आपकी जो वाइफ है वो एंटर नहीं कर सकती, होम ऑफिस रूल्स के मुताबिक, गाइडेंस के मुताबिक वो आपकी वाइफ को पेनलाइज नहीं करेंगे. सो मेरे ख्याल में जब आपकी वाइफ अप्लाई करेंगी द होम ऑफिस विल वेव दिस एब्सेंस और उनको वो ग्रांट कर देंगे. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी कामरान भाई, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का. जी कामरान साहब, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे. जी जी. जी, मैंने 15 जून को एप्लीकेशन अप्लाई किया था अपनी बेटी के लिए MN1, जो कि 6.5 की है. जी जी. तो मैंने पूछना था, एक तो इसमें कि प्रोसेस टाइम कितना होता है, और दूसरा क्योंकि मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था तो इसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो बाई पोस्ट मिलेगा या ऑनलाइन मिलेगा? ठीक है. बस ये क्वेश्चन था मेरा. और बच्ची के अभी बायोमेट्रिक्स हो गए या नहीं? जी हो गए हैं. ठीक है. और एप्लीकेशन आपने कब सबमिट की थी? ऑनलाइन सबमिट की थी. कब की थी? सॉरी. 15. ठीक है, मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. यूजुअली होम ऑफिस की पॉलिसी होती है कोई भी एप्लीकेशन हो वो लगाते हैं 6 months, मिनिमम 6 months. अब आपने एप्लीकेशन सबमिट की है बच्ची के लिए आई थिंक जून, और इसका मतलब अभी 2-3 माह हुए हैं.
मेरे ख्याल में अनदर 1-2 मंथ्स में आपको जवाब आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि जो नेशनलिटी डिपार्टमेंट है, मैंने देखा है द लास्ट 2-3 मंथ्स कोविड-19 की वजह से वो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर रही है। अभी मेरे 1-2 क्लाइंट्स थे जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया था और उन्होंने होम ऑफिस ने रिक्वेस्ट किया था उनसे कि आप हमें फर्दर डॉक्यूमेंट्स भेज दें ईमेल के थ्रू, और 1 वीक बाद उनकी डिसीजन आ गई थी। इसलिए अगर उनको कोई ज़रूरत होगी कोई और डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर लेंगे और ईमेल के थ्रू वो आपको डिसीजन भी भेज देंगे जैसे वो आजकल कर रहे हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं, उम्मीद है आपके लिए बहुत जल्द एक पॉजिटिव डिसीजन आएगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। या हेलो हेलो यू लाइव ऑन है, जी फरमाइए। या जी पूछिए Hello. आपका सवाल। या दिस इज डॉक्टर JP दुबे। हेलो। हाँ, मुझे आपसे पूछना था, मेरे पास अभी लॉन्ग टर्म वीजा है 2 इयर्स का, और वो सितंबर 2021 में खत्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है। अभी मैं कोविड के कारण यहाँ पर स्टक हुआ हूँ और मैंने होम ऑफिस को लिखा, तो उन्होंने मुझे 31 अक्टूबर तक के लिए ग्रेस पीरियड दिया, कैन स्टे टिल 31 अक्टूबर एंड बिफोर दैट यू हैव टू लीव दिस कंट्री। एंड मुझे स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करना है वहाँ जाकर, तो क्या इस चीज का कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा मेरे वीजे पर, और मेरा लॉन्ग टर्म वीजे की क्या स्टेटस होगी उसके बाद? ठीक है, व्हेन आई अप्लाइड माय वाइफ विल अप्लाई फॉर स्पाउस वीजा। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। पहली बात तो है कि जैसे आपने मुझे बताया कि होम ऑफिस ने आपको 31 अक्टूबर तक एक्सटेंशन दे दी हुई है। अब अगर आप वापस जाते हैं विद इन टाइम बिफोर 31 अक्टूबर, आपके इमिग्रेशन हिस्ट्री में कोई ऐसी नेगेटिव इशू नहीं होगी कि जब आप अप्लाई करेंगे फॉर एंट्री क्लियरेंस एज अ स्पाउस। फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ओवरस्टेयर कर भी जाते हैं फॉर सम रीज़न व्हाटसोएवर, जब आप अप्लाई करते हैं फॉर एंट्री क्लियरेंस एज अ स्पाउस, होम ऑफिस की पॉलिसी होती है कि एनी ओवर पीरियड, एनी टाइम पीरियड जो आपने ओवरस्टेयर किया होता है उसको वो डिसरिगार्ड कर देते हैं। इसलिए अगर आप अप्लाई करेंगे फॉर स्पाउस वीज़ा, अगर आप ओवरस्टेयर कर भी जाते हैं उस वजह से आपको वो पिनलाइज नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो आपको ग्रांट कर देंगे स्पाउस वीज़ा। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, हाय सर। हेलो जी सर, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ? हाँ जी, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ जी वो ਪਾਸਪੋਰਟ नाल ਮੇਰੀ जाएगी। ਬੇਬੀ ਦੇ। हाँ जी वो नाल जाएगी, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਭੇਜੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਜੀ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਬੇਬੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ कॉल का। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम।
Kamran, I've got a few questions for you. Go for it. First is, I just want to know, is there any change in spouse, if you want to apply for the spouse visa, if there are any new rules? Okay. Because I think I called you before as well regarding my husband's visa. In Pakistan, he's not going upon it for the IELTS test. It's getting postponed like after every few weeks. Right. So I'm just waiting for his test to be done, and then I can submit his case. So I just wanted to know if there are any new rules and regulations for it. Okay. Also, I need to talk to you about my auntie's spouse visa. She's here on a spouse visa, and she's applied for a first extension. And I just want to know, she's got few emails from the Home Office saying that we've got your application and we're working on it. And the second email she's got, it says that we've got your application and you're on a Section 3C 1971 Act. Right. And after that, she hasn't got any email. So she's really concerned because she doesn't know what's happening. Her solicitor is not saying what she should do. Right. So if you can let us know, what can we do? Because we haven't got no update from the Home. It's been nearly 3 months. Okay. I understand. Thank you very much. नाज़रीन, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं, जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले एक सिस्टर ने मुझे सवाल पूछा था कि उनके हस्बैंड अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एंट्री क्लियरेंस एज अ स्पाउस, और जो उनका इंग्लिश टेस्ट है आइल्स का, वो बार बार कैंसिल होता जा रहा है। अगर वो कुछ कर सकते हैं या इसमें कोई चेंजेस आई हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। अनफॉर्चुनेटली आपके हस्बैंड को अभी भी वेट करना होगा। जब तक वो इंग्लिश टेस्ट पास नहीं करते, उनको एंट्री क्लियरेंस ग्रांट नहीं की जाएगी। इसके हवाले उन्होंने होम ऑफिस ने कोई चेंजेस नहीं निकाली कि अगर आप नहीं सिट कर सकते टेस्ट, हम आपको एंट्री क्लियरेंस ग्रांट कर देंगे। मेनली जो इनकम रिक्वायरमेंट है उसके हवाले होम ऑफिस ने ऐलान किया था कि अगर आप पैंडेमिक के पहले 18,600 रिक्वायरमेंट मीट कर रहे थे और उसके बाद आप फर्लो पर आ गए हैं, या अगर आपकी जॉब एंड होगी और आप इनकम रिक्वायरमेंट को नहीं मीट करते, आप होम ऑफिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो आपके केस में एक्सेप्शनली कंसिडर करेंगे और आपको वो ग्रांट कर देंगे एंट्री क्लियरेंस। ये थी मेन चेंज। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि आपकी जो आंटी हैं उन्होंने अप्लाई किया फॉर स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन, और उसके बाद उनको ईमेल आई है जहां होम ऑफिस की तरफ से जहां लिखा हुआ था कि 3C के तहत उनकी लीव कैरी ऑन हो रही है, और उसके बाद कोई और कॉरस्पॉन्डेंस होम ऑफिस से नहीं आई। 3 माह हो गए हैं। जो दूसरी ईमेल आपके आंटी को आई है वो कंफर्मेशन है कि उनकी लीव कैरी ऑन हो रही है, चाहे उनका एप्लीकेशन फ़र्ज़ करें 6 मंथ्स के लिए पेंडिंग रहता है या इवन 8 मंथ्स, उनकी लीव कैरी ऑन हो रही है और आपकी आंटी को कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगेन होम ऑफिस की पॉलिसी होती है कि मोस्ट एप्लीकेशंस को वो 6 मंथ्स में कंसिडर कर लेते हैं। मेरे ख्याल में आपकी आंटी वेट कर रही होगी फिंगरप्रिंट्स के लिए। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्ट ऑफ द शो, बेशुमार क्लाइंट्स हैं जो आपकी आंटी की तरह अभी भी वेट कर रहे हैं अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए। उम्मीद है आपकी आंटी को जल्दी से वो इनवाइट कर लेंगे। जैसे ही आपकी आंटी के फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद होम ऑफिस आपके आंटी को वीज़ा भी ग्रांट कर देगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत है? मेरे 2 सवाल हैं। जी। एक सवाल ये है कि मैं यूरोपियन पासपोर्ट है मेरे पास नेशनली, तो मैं अगर पाकिस्तान जाना चाहूँ तो मेरे पास इंडेफिनिट स्टे भी है,
ठीक है। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी जी, तो चूंकि सेटल स्टेटस है, तो अगर मैं पाकिस्तान दिसंबर के बाद जाना चाहूँ तो जाने आने में मुझे कोई दुश्वारी तो नहीं होगी? ठीक है। एक सवाल ये है, और दूसरा, अगर मैं दिसंबर के बाद अगर शादी करूं तो क्या वो रूल्स यूरोपियन के लिए वही होंगे जो फीसें हैं, या अब जो काम है वही होगा, या और कुछ होगा? ठीक है। बस ये दो सवाल है, मैं टीवी पे सुनूंगा आपका। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपको इंडेफिनिट ग्रांट की गई है, आप यूके के बाहर कितने दिन गुजार सकते हैं, मेनली आपने मेक श्योर करना होगा कि आप 5 साल से ज़्यादा लगातार यूके के बाहर नहीं गुजारते। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जाते हैं पाकिस्तान, वहाँ रहते हैं 3-4 मंथ्स, इसमें कोई हर्ज नहीं है और आपकी लीव कैंसिल नहीं होगी। ये तो हो गया आपका पहला सवाल। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि अगर आप शादी करते हैं आफ्टर 31 दिसंबर, आपको क्या रूल्स मीट करने होंगे। अभी तक होम ऑफिस ने फुली ये रूल्स पब्लिश नहीं किए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ये बताया था एट स्टार्ट ऑफ द ईयर कि जो यूरोपियन नेशनल्स हैं आफ्टर 31 दिसंबर वो आ जाएंगे अंडर डोमेस्टिक इमिग्रेशन रूल्स, और जो अभी ब्रिटिश नेशनल्स हैं जब वो अप्लाई करते हैं अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करने के लिए, उनको दिखाना होता है 18,600। सो मोस्ट लाइकली यही होगा कि यूरोपियन नेशनल्स जो शादी करते हैं आफ्टर 31 दिसंबर, अगर अपने स्पाउस को वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उनको साबित करना होगा कि वो 18,600 कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरी आपके लिए एक एडवाइस है कि अगर हो सके आप शादी अपनी 31 दिसंबर से पहले कर लें। चाहे आपकी वाइफ बाद में आती है, अगर आप शादी पहले कर लेते हैं और आप साबित कर देते हैं कि आपकी रिलेशनशिप या मैरिज 31 दिसंबर से पहले हुई थी, फिर आपको जो अभी रूल्स हैं वही मीट करने होंगे, और आपको यही साबित करना होगा आप यहाँ ये रह रहे हैं और आप यहाँ काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी एडवाइस आपसे यही होगी कि जितना जल्दी हो सके, अगर आप सोच रहे हैं शादी करने के लिए, आप शादी कर लें और वेट ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं तंजील बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन था। जी जी। मेरा भाई है, उसकी लाइक उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो उसका बेबी उनका हुआ है पाकिस्तान में, तो वो अपने बेटे का पासपोर्ट अप्लाई करना चाह रहा था, तो उसको कौन सा फॉर्म उसके लिए चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड है? ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। क्योंकि आपका भाई ब्रिटिश है, दैट मीन्स कि उसका जो बच्चा है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, ही इज़ ब्रिटिश बाय बर्थ। उसके लिए बच्चे के लिए आपको अप्लाई करना का फॉर्म OS1 जो होता है डायरेक्टली फॉर पासपोर्ट, और उसके साथ आपको प्रूफ लगाना होगा कि जो बच्चे का जो फादर है वो अक्सर है ब्रिटिश नेशनल, उसका आपको पासपोर्ट कॉपी या पासपोर्ट साथ लगाना होगा टेस्टेड, और आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें, और मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे को ब्रिटिश पासपोर्ट इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो 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 हेलो, you're live on it. Yeah, thank you. I just had follow-up question from the from what you advised earlier. So, if my sister is in Germany, she has to come to UK to exercise her treaty rights. Correct. To bring our parents to UK. Alternatively, is it easier if she stays in Germany and applies for my parents' immigration? Thank you. Thank you very much for your call. She could do that. Now, I'm not privy to what German law is in relation to sponsoring your parents. If she is able to sponsor her parents to Germany, and they are issued with residence cards as a dependent of your sister, your parents along with your sister can then travel to the UK without any problems. However, as you know, we're up against it at the moment. 31st December, the transition period ends. My advice strongly to your sister will be, if she is thinking of sponsoring your parents, is she comes into the UK, exercises treaty rights, and sponsors them from the UK. I hope that answers your question. नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।
ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ? ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੀ ਉਹ ਮਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ 25 ਈਅਰ ओल्ड है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। जैसे मैंने पिछले वीक भी एक्सप्लेन किया था कि अगर आप सोच रहे हैं किसी को स्पॉन्सर करने के लिए, मेन चीज़ आपको दिखानी होती है कि आप उनका ख़र्चा उठाएंगे और आप के पास है जगह उनको रखने के लिए इन द यूके। ख़र्चा उठाने के लिए कम से कम मेरे ख्याल में आपके अकाउंट में 1 to 2,000 पाउंड होना चाहिए। जनरल रूल रख रहे हैं कि अगर आपका बेटा यहाँ आ रहा है विज़िट करने के लिए 10 दिन के लिए, 100 पाउंड पर डे आपके अकाउंट में होने चाहिए एज अ मिनिमम। उसके साथ साथ रिहाइश के लिए आपको प्रूफ लगाना चाहिए। अगर आपका अपना घर है, मॉर्गेज के पेपर्स आप लगा सकती हैं साथ, या अगर आप रेंट पर रह रही हैं आप अपनी टेनेंसी एग्रीमेंट साथ लगा सकती हैं, और उसके साथ साथ जो है आपके बिल्स वो भी आप साथ लगा सकती हैं एज प्रूफ कि आप यहाँ रह रही हैं इस घर में और यहाँ जगह है उसके रहने के लिए। ये तो होगी डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से। अब जो आपका जो बेटा है वो अप्लाई करना चाहता है इंडिया से, उसको साबित करना होगा कि अगर उसको वीज़ा देते हैं वो वापस जाएगा टू इंडिया एट द एंड ऑफ हिज विज़िट। और 99% ऑफ एप्लीकेशन विज़िट वीज़े के लिए इस वजह से ही रिफ्यूज़ होते हैं इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, कि जो एंटी क्लेयरेंस ऑफिसर है वो कहता है कि नहीं, अगर हम आपको वीज़ा इशू कर देंगे हमारे ख्याल में आप वापस नहीं जाएंगे। इसको दूर करने के लिए आपके बेटे को प्रूफ लगाना चाहिए कि अगर वो काम कर रहा है, एम्प्लॉय लेटर के हम उसको इजाज़त देते हैं, ये जा सकता है अपनी मदर को विज़िट करने के लिए। अगर उसके सैलरी आ रही है, सैलरी का प्रूफ भी साथ साथ लगाना चाहिए। अगर वो बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेस के प्रूफ वो भी आपको लगाने चाहिए। लेकिन जब आप बिज़नेस के प्रूफ लगाएं, मेक श्योर करें कि जो टैक्स आपने डिक्लेयर किया होता है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टेटमेंट्स में। अब कभी कभी ये होता है कि इंडिया पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि हम बिज़नेस कर रहे हैं और उनके अकाउंट में आ रहा है 10-10 लाख रुपया एवरी मंथ, लेकिन टैक्स में उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि साल के पैसे हमने बनाए थे 5 लाख, और इस वजह से भी होम ऑफिस फिर एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती है। अगर आपके बेटे को कोई रेंटल इनकम आ रही है उसके भी प्रूफ आप साथ लगा सकते हैं। अगर ये चीज़ें आप सारी नाल एक कवर लेटर के साथ एक्सप्लेन कर दें, मुझे उम्मीद है कि आपके बेटे को वो विज़िट वीज़ा इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो 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 जी, यू लाइव ऑन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कामरान साहब, एक छोटा सा मसला आपसे प्लीज इंक्वायरी करनी थी जी। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर टायर 1 वीजे पे। ठीक है। और मेरा एक बेटा जो मेरा टीम पार्टनर था वो भी यहाँ आ गया, बेटी भी उसका छोटा भी आ गया, मिसेस भी आ गई। मेरी एक बेटी पाकिस्तान में है जिसको 18 ईयर्स अबव में उन्होंने कंसीडर नहीं किया था कि जो उसका वीज़ा नहीं लग सकता बिकॉज के वो 18 ईयर्स अबव में। तो फिर मैंने उनके साथ खुद ही पर्सनली यहीं से उनके JR किया। तो JR से पहले उन्होंने कंसेंट कर लिया कि ठीक है, चूंकि आपका वीज़ा पहले अप्लाई हुआ, उसकी 18 ईयर से पहले हुआ था, तो उस बेस के ऊपर हमें परमिशन टू ग्रांट मिल गई। और लेकिन उन्होंने हमसे 6 मंथ का टाइम पीरियड मांगा कि हम आपका नया डिसीजन जो है ना विद इन 6 मंथ देंगे जी। अब प्रॉब्लम ये है कि बेटी का यहाँ एडमिशन करवाया था यूनिवर्सिटीज में, तो वो यूनिवर्सिटीज खुलने जा रही हैं सितंबर में। ठीक है। और होम ऑफिस की तरफ से भी कोई नया डिसीजन आया नहीं है। काइंडली इसमें कुछ फेवरेबल वे है? कंसेंट ऑर्डर कब साइन किया गया था जी? ये 15 जून को जी। जून। फिर तो मुश्किल ही है कि होम ऑफिस तो यही आर्ग्यू करे कि हमने 6 महीने का टाइम लिमिट आपसे मांगा था और हम दिसंबर तक डिसीजन कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं अपने सिस्टर के थ्रू, उनको लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करें कि हमने बच्ची का दाखिला ले लिया हुआ है यूनिवर्सिटी, और अगर आप प्लीज़ इस डिसीजन को एक्सपेडाइट कर दें, अगर आप नहीं करेंगे हमारा नुकसान होगा और बच्ची के जो फ़ीस हमने दी है वो ज़ाया जाएगी। हो सकता है होम ऑफिस इस डिसीजन को जल्दी से आपके हक में इशू कर दे। हमने भी अभी माजरत के साथ अभी उसकी फ़ीस सबमिट नहीं की। अच्छा, अभी उनका लेटर आया हुआ है। ठीक है,
ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई अपनी शुरू कर दे। जी, वो पढ़ाई शुरू ठीक करे है, तो तभी शुरू करेगी जब वो यहाँ आए तो। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बेस्ट यही होगा, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, कि आप उनको होम ऑफिस को एक लेटर लिख दें और उनको एक्सप्लेन कर दें कि प्लीज़ आप जल्दी से हमें डिसीजन कर दें। लेकिन होम ऑफिस की यही आर्गुमेंट होगी कि हमने आपसे 6 मंथ की मोहलत मांगी थी और अभी हमारे 6 माह पूरे नहीं हुए। लेकिन अगर आप उनको एक्सप्लेन कर दें कि ये वजह है, मुझे उम्मीद है होम ऑफिस जल्दी से आपको वो डिसीजन दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। जी, हमारा एक्चुअली ये क्वेश्चन था कि हम असाइलम पे आए थे जी जी, और हमें डेफिनेट लीव टू रिमेन हमने गुजार लिया अपना 5 इयर्स का, ठीक है और हमने ILR के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्योंकि हम असाइलम पे आए थे, तो हम पाकिस्तान जा सकते हैं जब हमारा ILR अप्रूव हो जाए? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब आपका ILR अप्रूव हो जाए फिर भी आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, क्योंकि फिर भी होम ऑफिस आपके ILR को कैंसिल कर सकती है अगर वो समझती है कि आपकी जान को ख़तरा नहीं है। बेस्ट चीज़ ये होगी, जैसे ही आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है फिर आप ट्रैवल कर सकती हैं टू योर होम कंट्री। अगर आपको जान को ख़तरा नहीं है फिर आप ट्रैवल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस शो को लाइक करें, शेयर करें ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब, और हम आपका साथ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात अगले हफ्ते इसी टाइम होगी, 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ वीनस टीवी पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।